हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्निधि ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम लोगों का आज का टॉपिक है साउंड। ये एक्चुअल में हम लोगों का एक नया चैप्टर है। तो क्वेश्चन ये जाने होंगे कि साउंड क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने म्यूजिक सुना होगा, आपने ड्रम को गिरते हुए देखा होगा, आपने कांच के फूटने की आवाज़ सुनी होगी, तो आपने देखा होगा ये सब सारी चीज़ें जब गिरते हैं, फूटते हैं या बजते हैं तो आपको एक विशेष प्रकार का सेंसेशन का आभास होता है। और वो सेंसेशन केवल और केवल कौन अडॉप्ट कर सकता है? आपके कान। जैसे कोई तबला बजा रहा है तो कौन फील करता है? कान। आपने देखा हो कहीं पे, आपने दिवाली दिन आपने पटाखे जलाए होंगे और पटाखे जब फूटते हैं तो वो जो वाइब्रेशन जो कानों तक आती है, जो सेंसेशन करता है कि मेरा पटाखा बहुत तेज फूटा या मेरा पटाखा बहुत कम फूटा, तो ये सब जो सेंसेशन आप फील करते हैं, इन्हीं सब सेंसेशन को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। दरअसल में साउंड एक एनर्जी है और उस एनर्जी को फील करने के लिए हाँ, ईश्वर ने हम लोगों को क्या दे दिए? कान दे दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट है, तो लाइट हम कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या हाथ से, पैर से? नहीं ना, हम लाइट को आंख से फील करते हैं। जैसी बात है, हमारी आंखें खुली होती हैं तो हमको लाइट का एहसास होता है। जैसे आपने मेरे चेहरे पर, मेरे बॉडी पर जो लाइटिंग देख रहे हैं, तो ये सब लाइट को हम कैसे महसूस करते हैं? आंखों से। अगर ये आंखें ना हो, सोचिए एक अंधे व्यक्ति जिसने कभी नहीं जिंदगी में लाइट नहीं देखी, कलर नहीं देखे, तो उसकी जिंदगी पूरी काली। लेकिन जब वो आंखें लग जाती तो उस कलरफुल वंडरफुल दुनिया को देख पाता है। तो लाइट को मेजर करने के लिए ईश्वर ने आपको आंखें दी और वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए आपको क्या दिए? कान दिए। तो इसी नाते मैंने एक डेफिनेशन बनाई है कि द एनर्जी विच प्रेजेंस इज मेजर्ड बाय सेंसेशन ऑफ ईयर कॉल्ड साउंड। यानी हर वो एनर्जी जिसका सेंसेशन का मेजरमेंट हम अपनी कानों से कर सकते हैं कि धीमा है या तेज है, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर को बजते हुए देखा होगा, तेज बजते हुए। कुछ लोगों को बहुत तेज म्यूजिक सुनने की आवाज आती है, कुछ लोगों को बहुत धीमी आवाज सुनने में म्यूजिक लगती है। कुछ लोगों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में बड़ा मन लगता है, तो बजाते हैं तो क्या निकलता है? ध्वनियां निकलती हैं, सुर निकलते हैं और उनसे वो मनोरंजन करते हैं। टेलीविजन, आप टेलीविजन बंद रहता है तो कोई आवाज नहीं करता, लेकिन जैसे साउंड करता तो वो समाचार से लेकर के कार्टून कैरेक्टर से लेकर के सभी कैरेक्टर उसमें कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कानों से मेजर करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बच्चों, मैंने ये हाथ है, मैं इसको जितनी बार पीट रहा हूं उतनी बार तालियों की आवाज आ रही। अब क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने जब अपने हाथ में, मेरे हाथों में जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो जब एनर्जी मैं इस हाथ में दे रहा हूं तो वो एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में हमारे अगल बगल के सराउंडिंग में फैल रही है। और उसी वाइब्रेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? साउंड कह दिया। तो फिर मन में क्वेश्चन होता है, साउंड में वाइब्रेशन का क्या रोल होता है, या वाइब्रेशन कहते किसे हैं? तो देखिए, वाइब्रेशन को समझने के लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ। याद रखिए, बैक मतलब पीछे आना, फोर्थ मतलब आगे जाना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से बहुत तेजी से आगे पीछे जाए। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स मीन पोजीशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मध्य पोजीशन के बहुत तेजी से आगे पीछे जाए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर खूब या मोशन करे या बहुत तेजी से आगे पीछे जाए, तो एक निश्चित टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट का इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। और इस वाइब्रेशन से प्रोड्यूस क्या होती है? साउंड। तो आपने कहा कि सर आप हाथ हिला रहे हैं, इसमें साउंड प्रोड्यूस कहां होती है? देखिए, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मेरी हाथों का अपनी एक पोजीशन पे एक सेकंड में कम से कम 60 टाइम्स वाइब्रेशन करना पड़ेगा। अगर ये 60 से कम है तब साउंड नहीं प्रोड्यूस्ड होगी। अगर ये 60 या 60 प्लस है तब हमको यही क्या सुनाई देता है? एक आवाज के रूप में सुनाई देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या होती है? ये स्ट्रिंग आपने देखा होगा, रबड़ को जब आप टाइट करके और उसको खींच करके छोड़िए तो देखिए भनभनाता है ना। तो होता क्या है, जब आप किसी रबड़ को खींच करके आप उसके स्ट्रिंग को खींच छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी मिड पोजीशन, ये उसकी मिड पोजीशन है, और इस मिड पोजीशन के वो इधर उधर लगातार क्या करता है? वाइब्रेट करता है।
और जब ये इधर उधर होना ये 60 टाइम्स पर सेकेंड हो, कितना हो, 60 टाइम पर सेकेंड हो, तो हमें एक साउंड, एक एनर्जी सुनाई देती है और वो क्या कहलाती है, साउंड कहलाता है। अब क्वेश्चन होता है कि सर आखिर कैसे 60 टाइम्स होने पर एनर्जी आती है। देखिए जैसे ही इस तार को हम अपनी जगह पे वाइब्रेट होने देते हैं, तो जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो सोचिए इसके अगल बगल एयर होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे ये वाइब्रेशन होता है तो ये लगातार उस एयर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जैसे मान लिया ये मेरा हाथ है या फिर ये रबड़ स्ट्रिंग है और ये एयर मॉलिक्यूल है। अब होता ये है कि जब मेरा ये हाथ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा तो हर बार मेरा ये वाइब्रेशन इस मॉलिक्यूल को बार बार चोट करेगा, और जब ये चोट करेगा तब ये भी अपनी पोजीशन से क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। और जब ये ऑक्सीलेट करेगी तो इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसको भी उतनी ही टाइम्स मारेगी जितनी टाइम से इधर लग रही है, और इस प्रकार से एनर्जी इससे इसको ट्रांसफर होगी और इसको इससे ट्रांसफर होगा, और इस प्रकार से ये एनर्जी अपनी पोजीशन लगातार चेंज करने लगता है। और जब मॉलिक्यूल एक मीडियम बनता है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो भी एक निश्चित टाइम इंटरवल पे, यानी एक निश्चित वाइब्रेशन पर, और उसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, जैसी बात साउंड कहते हैं। तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूल ये वाइब्रेट हुआ तो इसके कांटेक्ट में ये मॉलिक्यूल, तो ये वाइब्रेट होना शुरू कर दिया। जब ये वाइब्रेट होगा तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट। यानी अगर हम दिखाना शुरू करें तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ए बी सी डी ई और एफ नाम दें तो आप देखेंगे ये अपनी पोजीशन से ही ऑक्सीलेट करेगा, तो ये अपनी पोजीशन से, ये अपनी पोजीशन से, ये अपनी पोजीशन से। इस प्रकार से मॉलिक्यूल को लगातार एनर्जी कौन दे रहा है, ये स्ट्रिंग दे रही है। और जब ये स्ट्रिंग लगातार एनर्जी, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहां तक आ गई, आपके कानों तक आ गई। और जब मॉलिक्यूल द्वारा, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से कोई एनर्जी आपके कानों तक पहुंचती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का अगला टॉपिक है कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। अभी याद करिए हमने थोड़ी देर के पहले देखा था कि जब वो रबड़ स्ट्रिंग वाइब्रेट करता था तो वो वाइब्रेशन लगातार अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता था, हवा के मॉलिक्यूल को, और हवा के वाइब्रेशन से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता था, और इस प्रकार से वो एनर्जी ट्रांसफर होते कहां तक जाती थी, कानों तक जाती थी। अगर ये मॉलिक्यूल ही ना रहे, और जब ये मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो स्ट्रिंग कितने भी वाइब्रेट करेगा, साउंड अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब साउंड बिल्कुल नहीं चल सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट का, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया था, एक शीशे का एक बड़ा सा बेल जार लिया था, या आप लोग कहते हैं शीशे का एक बहुत बड़ा बर्तन लिया था, और उस बर्तन के अंदर उन्होंने एक घंटी, जिसको कहते हैं अलार्म सिस्टम, उन्होंने अंदर लगा दिया। अब क्या किया कि यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा करके, याद करिए वैक्यूम पंप लगा करके पूरी की पूरी हवा ही खींच ली। बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट सुनिएगा कि वैक्यूम पंप लगा करके जब पूरी की पूरी हवा खींच ली तब इसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यानी जब इसके अंदर हवा का एक मॉलिक्यूल भी न रहे तब उन्होंने क्या किया, इन दोनों का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया। और जैसे ही सिस्टम ऑन होगा तो जैसी बात है, ये घंटी इससे टकराएगी, इस रिंग से टकराएगी, और जब इस रिंग से टकराएगी तो एक बड़ी अजीब सी फिनोमेना हुई। बाहर बैठे हर्ट्ज को घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। बाहर बैठे हर्ट्ज को घंटी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दी। और फिर जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का लेकर इस चोक को खोल दिया और फिर से जब हवा अंदर चली गई और फिर जब उन्होंने वापस इसको प्लस माइनस से को टच कराया तो देखा क्या कि बाहर बैठे हर्ट्ज को उन्होंने घंटी की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने कहा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम ये 3 हो सकते हैं। गैस में तो अभी आपने देखा ही देखा, सॉलिड, आप लोगों को याद होगा, आप किसी मेटल को पीटिए तो देखिए वो एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब मेटल में तो इसकी स्पीड तो सबसे फास्ट होगी। उसके बाद लिक्विड में आपने वाटर देखा होगा, वाटर में भी एनर्जी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले होते हैं जो
पानी को कटोरे में रख करके बजाते हैं और अलग अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो पानी में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा पानी के अंदर जो रेडियो डिटेक्टिंग टेक्निक यूज किया, जिसको सोनार कहते हैं। ये सोनार पानी में ही साउंड प्रोड्यूस करके पानी के अंदर डूबे जहाजों और मेटल्स का पता लगाने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। अगर इनमें से कोई भी मीडियम प्रेजेंट है तब तो साउंड ट्रेवल करेगा, अदरवाइज साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोगों का अगला टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। माने स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। एक्चुअल में ये बात को जब पढ़ा जाता है तो हमें इस बात का स्टडी जरूर किया जाता है कि जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम कैसा है। यानी साउंड की जो स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि मीडियम का नेचर क्या है। जैसे नेचर मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। डेंसिटी कि वो बहुत हार्ड है, टफ है, मुलायम है। तो यानी साउंड की जो स्पीड है वो जब वो मेजर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि मीडियम का नेचर क्या है और उसकी डेंसिटी कैसी है। तो इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा हुआ द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल को टकराने में थोड़ी लंबी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और जब लंबी डिस्टेंस कवर करने पर तो एनर्जी भी क्या होगी, बहुत धीरे ट्रेवल करेगी। जैसे गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल तो हमें लगता है ना कि मतलब गैस के मॉलिक्यूल में बिल्कुल हवा भरी हुई है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और जब मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जब हवा मॉलिक्यूल के जब वाइब्रेट करते हैं तो जब वाइब्रेट होते होते ये दूसरी मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगता है, तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा स्पीड उतनी कम होगी। इसी नाते हवा में जब इस साउंड की स्पीड नापी गई है तो ये 340 मीटर पर सेकंड आया। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम यही स्पीड वाटर में नापते हैं तो हम सभी जानते हैं वाटर में मॉलिक्यूल एक दूसरे काफी क्लोजर होते हैं, और जब काफी क्लोजर होते हैं तो वहां पर स्पीड 1498 मीटर पर सेकंड आया। और जब हम यही चीज स्टील में नापते हैं, लोहे में नापते हैं, तो आपने देखा होगा लोहा में के टन से आवाज होती है, तो उस वक्त उसकी स्पीड 5960 मीटर पर सेकंड होगी। यानी एयर में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और सॉलिड में सबसे ज्यादा। बात समझ में आई। मतलब ये उन्हीं सॉलिड में वाइब्रेट कर सकता है जो मॉलिक्यूल अपनी मिड पोजीशन से ऑक्सीलेट यानी वाइब्रेट कर सकते हैं, और इनमें ये वाइब्रेशन सबसे अधिक देखा गया है। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब आसमान में बिजली चमकती है तो आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो आपको चमक पहले दिखाई देती है और उसके थोड़ी देर के बाद तब आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब साउंड वेलोसिटी और लाइट वेलोसिटी में मेजर किया, कंपेयर किया गया, तो लाइट वेलोसिटी हवा में उसकी वेलोसिटी कितनी है, आया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आप अपनी कह ले 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हवा में जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी, और यही वजह है बच्चों, क्योंकि यहां हमारे जमीन से एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो लाख किलोमीटर में नहीं बल्कि कुछ 100 किलोमीटर है। तो जब ये साउंड का प्रोडक्शन और लाइटनिंग का प्रोडक्शन दोनों एक साथ होता है, लेकिन आपको लाइट वेलोसिटी कितना चलेगा, 3 लाख किलोमीटर, तब तक वो जैसे प्रोड्यूस्ड होता है वो आपको तुरंत दिखाई दे जाता है। लेकिन साउंड वेलोसिटी कितनी है, $340 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है इससे बहुत पिछड़ जाएगा। यानी इसी वजह है कि जब आपको लाइटनिंग और थंडर दोनों एक साथ होता दिखाई देता है तो लाइटनिंग आपको बहुत पहले दिखाई देती है और थंडर आपको कम से कम 12 सेकंड के बाद दिखाई देती है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन होने जा रहा है जिसको टर्म कहते हैं, यानी टर्म रिलेटेड टू साउंड वेव। यानी आपको साउंड वेव जब पढ़ना है
तो आप कौन कौन से टर्म को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो देखिए जो सबसे पहला टर्म है ऑक्सीलेशन, मतलब ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अपनी मीन पोजीशन के इधर या उधर, इधर या उधर, यानी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और वापस फिर उसी पोजीशन पे चला आता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने यहां से छोड़ा और ये यहां तक गया और फिर वापस अपनी इसी एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गया, तो ये कहलाता है ऑक्सीलेशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मिड पोजीशन के इधर उधर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो भी दूरी कवर करता है और वापस अपनी उसी पोजीशन तक आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो मैंने वही डिफिनेशन लिखा हुआ, द मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ एन पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये पेंडुलम को दिखाया हुआ है। अब ये पेंडुलम, ये उसकी मिड पोजीशन है। अब अगर मुझे इस पेंडुलम को इसकी पोजीशन से ऑक्सीलेट कराना है, तो मैं इसको इस किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर पकड़ूंगा और छोड़ दूंगा। तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये यहां जाएगा और फिर जब इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो वो जा नहीं सकता, यहीं रुक जाएगा, फिर वो वापस इसी जगह पे आएगा। तो जब वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से जा करके मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन से जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन को रिटर्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वन ऑक्सीलेशन कहलाता है। दूसरा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये वो पेंडुलम है, ये उसकी मिड पोजीशन है, तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, तो जिस एक्सट्रीम पोजीशन पे ला करके छोड़ूंगा, तो जब ये यहां छोड़ूंगा तो इस मिड पोजीशन से इसकी जितनी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। मतलब अगर ये बॉब है और ये उसकी मिड पोजीशन, तो अगर मैंने चाहे इधर करूं चाहे इधर करूं, मैंने किसी एक साइड में इसको लेके चला जाऊं, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। तो ही मैंने लिखा कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन मीन पोजीशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है कि जब कोई पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक और वापस अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है, तो जितना टाइम वो लेता है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए आपने अभी बॉब के ऑक्सीलेशंस को देखा था, तो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी पोजीशन पे मूव करते थे। जितनी बार ये मूव करती है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो वही मैंने लिखा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा कि वही स्ट्रिंग, मैंने बताया ना, रबड़ वाली स्ट्रिंग को आप खींचिए तो जितनी देर से इतना वाइब्रेट करता है ना, तो वो एक सेकंड में कितनी बार गया, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए किसी भी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ने के लिए 3 मेजरमेंट होते हैं। पहला है पिच, दूसरा है लाउडनेस और तीसरा है क्वालिटी। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पिच और लाउडनेस क्या होता है। देखिए पिच जो होता है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक ही साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर टर्न कितने हैं, वो उनकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक सेकंड में 70,000 बार अपनी पोजीशन से मूव करता है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा और उसकी आवाज जितनी बार ये वाइब्रेट करेगा उतनी तेज आवाज निकलेगी और उतना तीखा सुनाई देगा। जैसे आपने देखा होगा चीखने की आवाज, जब आदमी चीखता है, लड़कियों की चीखने की आवाज देखिए तो कितनी तेज चीखती हैं, तो वो जो चीखने की जो आवाज निकलती है वो कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम लोग कहते हैं हाई पिच, और ऐसे साउंड को स्ट्रिल साउंड यानी तेज साउंड कहते हैं। लेकिन जिनकी आवाज, फिर उन्हीं लड़कियों की आवाज जब वो धीरे बोलती हैं तो आपने देखा होगा लो पिच, और वही भी सॉफ्ट साउंड, जैसे लता मंगेशकर जैसे गाना गाती है, तो जब उसकी पिच लो हो कम रहेगी तब उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी कम होगी, तब ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेव साउंड कहते हैं। यानी आवाज में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसमें जितनी ज्यादा रहेगा तो वो उतना ज्यादा हाई पिच कहलाएगी, और जितना वाइब्रेशन कम रहेगा उतना वो लो पिच कहलाएगी, तो उसको हम लोग ग्रेव साउंड कहते हैं। यानी पिच डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा शेर का दहाड़ना और चिड़ियों का चहचहाना। अब मैं आपसे पूछूं शेर के दहाड़ने और चिड़ियों के चहचहाने में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो आप बोल देंगे शेर के दहाड़ने में, और यह आंसर गलत है, क्योंकि जब शेर दहाड़ता है तो उसका माउथ बड़ा है
तो उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है। तो जब वो अपने गले से साउंड को प्रोड्यूस करता है तो उसका गले का डायमीटर ज़्यादा होता है, और जिसका एरिया डायमीटर जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन का पैटर्न उतना कम हो जाता है। और जहाँ पे एरिया जितना ज़्यादा छोटा होगा तो अगर एनर्जी वहाँ से निकलती तो उसको उतनी तेजी से वाइब्रेट करते हैं। चिड़िया बहुत छोटा जानवर, अगर चिड़िया से तुलना करें, मच्छर से तुलना करिए, तो मच्छर की भनभनाहट और शेर के दहाड़ने में मच्छर के भनभनाहट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी और शेर के दहाड़ने की फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी। उसी तरह से लाउडनेस, अगर लाउडनेस को तुलना करें तो शेर में लाउडनेस ज्यादा है, शेर में लाउडनेस ज्यादा है, लाउडनेस। और ये लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। याद करिए, मिड पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमारा वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो जितना ज्यादा दूरी पर आएगा वो उसका उतना एम्पलीट्यूड और वो साउंड उतना ही तेज, माने उतना ज्यादा बड़े सुर में सुनाई देगा। जैसे आपने देखो ड्रम बजाया होगा, तो ड्रम बजाया होगा तो बहुत तेज सुनाई देगा। अभी अगर आपने एक बांसुरी बजाइए तो उसकी तीव्र ध्वनि निकलती है। तो बांसुरी का बजना हाई फ्रीक्वेंसी और ड्रम का बजना एक लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन ड्रम का बजना एक हाई साउंड यानी हाई लाउडनेस, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। और अगर उसी ड्रम को धीरे से बजाइए तो लो एम्पलीट्यूड का साउंड यानी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में क्वालिटी लास्ट हमारा टॉपिक है। तो क्वेश्चन ये होता है क्वालिटी किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक ही धुन को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे एक बांसुरी बजाइए और उसी धुन पे कोई गिटार बजाए, जैसे आपने कहा कोई भी गाना सुन चलिए, अब उसी गाने को कोई बांसुरी से बजा रहा है और कोई गिटार से बजा रहा है, तो आप गाना एक ही बज रहा है, तो जब गाना एक ही बजेगा तो उसका पिच भी एक ही होगा, उसकी लाउडनेस भी एक ही होगी, लेकिन हम बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर ये वाला गाना बांसुरी से बज रहा है और ये वाला गाना गिटार से बज रहा है। यानी गाना एक ही बजे और उस गाने को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अपने वाइब्रेशन से उसको बनाने की कोशिश करें तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर ये बांसुरी से बज रहा है, ये फ्लूट से बज रहा है। तो इसी डिस्टिंग्विशिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। यानी जब दो साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं एक ही सुर ध्वनि के, एक ही वाइब्रेशन के, और दोनों दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजे, तो उनको डिफर करने के लिए जो मेजरमेंट दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं।